हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। अगर आप एकीकृत 17वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे हैं तो इसके लिए फॉर्म की तारीख घोषित कर दी गई है। आप ऑनलाइन माध्यम से 28 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म भर सकते हैं, किंतु फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आरक्षण से संबंधित जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं, एज से संबंधित मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही संबंधित अगर डाउट हैं, फ़ी महिलाओं के लिए कितनी है, अगर आप 2 पद के लिए भर रहे हैं तो कितनी देनी पड़ेगी, आधार के साथ भर रहे हैं तो कितनी फ़ी आपको जमा करनी पड़ेगी, अगर आधार नहीं है आपके पास तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यानी कि जितने तरीके के सवाल इस फॉर्म के रिलेटेड आपके मन में हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब देने की हमने कोशिश की है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में आपके मन में जितने भी जिज्ञासा होगी, जितने भी प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ पद हैं, जनरल जो वैकेंसी निकली है वो 24 पदों की निकली है, यानी कि 24 तरीके के पद हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 1945। ये मैं कर रहा हूँ सारणी 1 की बात कर रहा हूँ। CDPO के लिए अलग से निकला है, उसकी बात मैं नीचे में करूँगा। यानी कि टेबल 1 में जो पद हैं उनकी संख्या टोटल है 1945, जिसमें 678 पद जो हैं वो लेवल 9 के हैं। अगर हम क्रम की बात करें तो लगभग जो 15 पद हैं ऊपर से लेकर क्रम संख्या 1 से लेकर 15 तक वो लेवल 9 के हैं, और 16 से लेकर 24 तक के जो पद हैं वो लेवल 7 और लेवल 6 के हैं। मात्र एक पद जो है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का वो लेवल 6 का है, और बाकी पद लेवल 7 और लेवल 9 के हैं। CDPO की कुल वैकेंसी जो है वो 12 है, और हम जब टोटल मिला देते हैं टेबल 1 और टेबल 2 को तो जो वैकेंसी हो जाती है 1957 हो जाती है। इन बातों का उल्लेख हमने जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी आपको उसमें किया था। अगर हम एक पद के से समझा देता हूँ कि टेबल किस तरीके से है। लेवल 9 ये लेवल दिया हुआ है, वेतनमान क्या होगा। अब ये जो ऊपर सीटें दी गई हैं ये UR की सीट है इसमें, और UR में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं ये आपको नीचे बताया गया है। सारे वैकेंसीज में वैसे ही EWS की जैसे प्रशासनिक सेवा की जो वरीय उप समहर्ता या अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पद हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे पद माने जाते हैं, उसमें EWS की 20 पद हैं, जिसमें 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बिहार में आरक्षण का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा इसकी चर्चा हम नीचे जब आरक्षण वाले सेक्शन में जाएंगे तो विस्तार से करेंगे। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के 32 पद हैं, जिसमें 11 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। टोटल जो पदों की संख्या है वो 200 है, जिसमें से 67 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और 4 जो पद हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती को जो मिलते हैं उसके लिए आरक्षित हैं। इसी तरीके से आप सारे पद देख लेंगे। जितने भी क्रीम पोस्ट जो माने जाते हैं जैसे अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, इन पदों की संख्या इस बार ठीक ठाक है। यहीं पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो सीरियल नंबर 2, 3 और 4 के पद हैं जिनके लिए अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर है। ठीक है। इसके अलावा 15 से लेकर और जो 23 तक के पद हैं इसमें मिनिमम एज 21 है, और इन 2 पद के अलावा जितने भी पद हैं यानी कि 2, 3 और 4 में जो वर्णित पद हैं उनके लिए मिनिमम एज 20 ईयर। जो 15 से नीचे यानी कि 15 से लेकर 23 तक के जो पद हैं उनके लिए मिनिमम एज 21, और बाकी पदों के लिए मिनिमम एज 22 है। यानी कि 20, 21 और 22 मिनिमम एज का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किन पदों के लिए मिनिमम 20, 21 और 22 है।
वैकेंसीज भी आपने देख लिया कि किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी निकली है, उसमें महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित है और अन्य उप ग्रुप जो हैं उनके लिए कितनी पदें आरक्षित की गई हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस बार की जो परीक्षा है वो एक पाली में यानी कि एक ही दिन में हो, ये निश्चित नहीं है, 2 दिन में भी हो सकती है। आयोग ने साफ साफ लिखा है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों, एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। यानी क्लियर सी बात है कि अगर जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स हैं वो 10 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो ऐसा आयोग के सामने दुविधा आ जाएगी कि आयोग 2 दिन में परीक्षा को आयोजित कराएगा। इसलिए आयोग ने क्लियर बता दिया है नोटिफिकेशन में कि बाद में विवाद ना हो, कोई बच्चा कोर्ट ना चला जाए, इसलिए आयोग ने क्लियर कर दिया है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाती है तो एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। यूपी पीसीएस में ये वाली समस्या आई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई विशिष्ट क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या उसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप CDPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए और वैकल्पिक विषय के रूप में आपको जो 4 विषय दिए गए हैं, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड LSW, इनमें से एक आपको रखना होगा। अब आ जाते हैं जो सबसे परेशान करने वाला सेक्शन होता है, रिजर्वेशन का सेक्शन। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। यानी जो राज्य के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। एकदम क्लियर कट एक चीज़ जान लीजिए, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। यानी कि आप जो परमानेंट एड्रेस भरेंगे नोट अपने एप्लीकेशन में, वही आपके रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अस्थायी पता माना जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज C नंबर में देख लो, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं जो कि मैरिड वुमेन हैं, वो इस चीज़ को थोड़ी सी गंभीरता से देख लें कि उनके द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैरिड वुमेन के लिए बोल्ड में चीज़ें लिखी गई हैं कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो आपको जाति का या क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके फादर एंड से रिलीज होना चाहिए, न कि आपके हस्बैंड एंड से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गई विवाहित महिलाओं से संबंध में क्लियर। अब आते हैं EWS, समान प्रशासन विभाग। EWS वाले छात्र इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में EWS के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो कि बिहार में जो सर्विस प्लस पोर्टल है वहाँ से आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। उपरोक्त अधिसूचना में संलग्न सूची 1 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्त होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। EWS और विवाहित महिलाओं के संबंध में जो आरक्षण में चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोटि क्या होता है? UR की कोड जो होता है 1 होता है, SC का 2 होता है, ST का 3 होता है, EBC 4, OBC 5 और BCL जो कि स्पेशल कैटेगरी है एक बैकवर्ड क्लास लेडीज 6 और EWS की कैटेगरी कोड होता है 7। ये है जो फ्रीडम फाइटर कोटे से छात्र आएंगे। इनके लिए क्या है कि 25-26 दिनांक 18/2016 के आलोक में राज्य के
वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, ध्यान रखिएगा, केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, कि पोता पोती नाती नतनी की रिक्ति की उपलब्धता के नियमानुसार 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय गृह जिला के, इस टर्म को याद रखिएगा, गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 11/687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में होना चाहिए। किसके लेवल ऑफ अथॉरिटी कौन सी होगी जो किसे निर्गत करेगी? तो या तो जिलाधिकारी होंगे या उनके द्वारा नामांकित कोई पदाधिकारी होंगे। इससे नीचे के द्वारा निर्गत एफएफ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। विवाहित महिला के पक्ष में ईडब्ल्यूएस में विवाहित महिला के जो कंसेप्ट है उसे देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल, विवाहित महिला के पक्ष में आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो इनकम सर्टिफिकेट है, अगर महिला अपने हस्बैंड के साथ रहती है तो विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि एक क्रिटिकल चीज़ है, मैं आपको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो उसके जहाँ रह रही है हस्बैंड के साथ जिस स्थान पे वहीं से निर्गत होगा, किंतु उसका जो जिस राज्य में रह रही वहाँ से वो इनकम सर्टिफिकेट लगाएगी ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन उसे ये प्रमाणित करना होगा कि वो बिहार के निवासी है और ये जो प्रमाण होगा वो पिता की तरफ से अस्थायी निवास वाले एड्रेस से ही जारी होना चाहिए। तो इन्हें 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मार्क कर लेंगे VVI के रूप में। अब आते हैं उम्र सीमा पर। 20 साल, 21 साल, 22 साल का क्या कंसेप्ट है ये आपको मैंने समझा दिया है। इस बार की कट ऑफ डेट रखी गई है 1 अगस्त 2024। इसी दिन से एज काउंट होगा। और अधिकतम जनरल की जो आयु है वो है 37 ईयर। किस दिन को पूरे हो जाने चाहिए? 1 अगस्त 2024 को। यानी कि इस हिसाब से वैसे व्यक्ति जिनका की डेट ऑफ बर्थ 1/8/1987, इस डेट को आप मार्क करके लिख लीजिए। मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ 1/8/1987। अगर इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है और आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हमें कुछ ऐसे भी छात्र मिले हैं जो 5 दिन 7 दिन से एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए। कुछ छात्रों ने मांग भी की थी एज रिलैक्सेशन की, लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ जो डेट है मैक्सिमम एज की वो 1/8/1987 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इससे पहले अगर आप है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप हकदार नहीं होंगे। अब आते हैं वैसे व्यक्तियों के लिए जो ऑलरेडी बिहार सरकार में सेवा में है। उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा अब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। अगर उन्होंने 5 टाइम्स का यूज कर लिया है तो उनको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपने कितनी बार अभी तक यूज किया है। जो फिजिकल क्राइटेरिया दिया गया है वो केवल परिशिष्ट क यानी कि पुलिस सेवा, जिला समयदेष्टा, काराधीक्षक पद के लिए ही है, जिसकी की डिटेल्स नीचे में दी गई है। अब आते हैं फी वाले सेक्शन पे। अगर आप सामान्य यानी 1 से लेकर 24 तक जो पद हैं 70वीं BPSC के लिए उसके फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, जनरल कैटेगरी से है तो आपकी फ़ी होगी 600। लेकिन ये 600 फी तब होगी जब आप आधार के साथ फॉर्म भरेंगे। यानी कि आधार के साथ आपकी फ़ी होगी 600 और विदाउट आधार आपकी फ़ी हो जाएगी 800। ये मैं बता रहा हूँ एक पद के लिए। अगर आप CDPO का भी साथ साथ भरना चाह रहे हैं
तो आधार के साथ अगर आप भरते हैं तो आपकी फ़ी हो जाएगी 1200, और विदाउट आधार भरते हैं तो आपकी फ़ी हो जाएगी फिर 8 दूनी 1600। ये जो 200 बायोमेट्रिक फ़ी है वो दोनों के लिए लगेंगे अलग से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 400 और फिर 400, सॉरी, नहीं सॉरी, जो बायोमेट्रिक चार्ज है वो एक बार लगेगा यानी 200 लगेंगे, और जो फ़ी है वो 2 बार लगेगी यानी कि 1200 और प्लस 200, टोटल 1400 आपको पेमेंट करना होगा। महिलाओं के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस सबके लिए लगेगी, लेकिन महिलाओं के लिए फ़ी चाहे वो आरक्षित श्रेणी की हो या अनारक्षित श्रेणी की हो, सबके लिए 150 फ़ी है, यानी कि उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा 350 रुपीज़ एक पद के लिए। अगर आप दोनों पद के लिए भर रही हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपीज़। परीक्षा 2 घंटे की होगी, 150 प्रश्न होंगे, निगेटिव होगा 1/3। अब आते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कितना होगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो होगा टोटल पदों की संख्या का 10 गुना होगा, यानी और जो सामान्य अंक पे आ जाते हैं उन छात्रों को भी ले लिया जाता है। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में लगभग 1957 पद हैं, तो आप मान के चलो कि 20,000 से क्या अप्रॉक्स मेंस में परीक्षा देने वालों अभ्यर्थियों की संख्या होगी, यानी कि लगभग 20,000 विद्यार्थी परीक्षा मेंस की देंगे। जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा मेंस में, उसमें मिनिमम जो अंक आपको प्राप्त करने होंगे वो 40 होंगे, ना कि 30 होंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और प्रीलिम्स के लिए जो न्यूनतम कट ऑफ है उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि न्यूनतम कट ऑफ से कहीं ज़्यादा कट ऑफ जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको नहीं देना है। एक 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट। मेधा सूची किस तरीके से बनाई जाती है इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। एक सलाह है हमारी आपको कि आप इस पूरे नोटिफिकेशन को तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है। 28 सितंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 18/10/2024 तक फॉर्म भरने की तिथि है। आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, फॉर्म को भर लें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो EWS और बाकी सर्टिफिकेट आप यथाशीघ्र बनवा लें। ऑनलाइन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी ही कर दें, ताकि 1 सप्ताह के अंदर में आपका फॉर्म की लास्ट तिथि से पहले सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध हो जाए। मोबाइल नंबर और ईमेल डालते समय बड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये आपके अंतिम तक होने चाहिए। जो PDF आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेट होनी चाहिए .PDF। आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ 15 KB होनी चाहिए। टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको पहले से याद हो, ताकि आप फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को रख लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में टाइम आउट वाली जो समस्या होती है उसका सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो इस बार आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, है बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ही। बाकी कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे तो उसका जवाब इस नंबर पर आपको नहीं मिलेगा, तो इस नंबर को आप नोट कर लेंगे। जब आप घर से या साइबर कैफ़े से फॉर्म भरें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वेबकैम अच्छा हो और बैकग्राउंड या तो वाइट हो या तो कोई लाइट कलर हो, ताकि आपका फ़ोटो ठीक ठाक आए। बहुत सारी बच्चों के साथ समस्या आती है कि उनका वेबकैम के द्वारा खींचा गया फ़ोटो सही नहीं होता है, जिससे उन्हें दिक्कत होती है सेंटर पे। आपका जो हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर है वो भी सुस्पष्ट होना चाहिए, स्कैन करते समय आप सावधानी बरतेंगे। आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो। अगर अनसक्सेसफुल होता है तो आप उसे देख लेंगे। किसी भी स्थिति में फेल पेमेंट नहीं होना चाहिए। तिथि खत्म होने के बाद इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी।
अब जो मैंने आपको बताया था जो 4 पद हैं जिसकी मिनिमम एज 20 ईयर होती है, उसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि बिना जूते की हाइट कितनी होनी चाहिए, पूरी सांस छोड़ने के बाद छाती की माप कितनी होनी चाहिए, पूरी सांस लेने के बाद छाती की माप कितनी होनी चाहिए, और दृष्टि शक्ति यानी कि आई पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट दी गई है कि चश्मे के साथ कितनी होनी चाहिए, विदाउट चश्मा कितनी होनी चाहिए। जो स्टार है इसका मतलब है कि अच्छी आंख जो है यह स्थायी रूप से घटाकर इसको 6/60 कर दिया गया है, यानी 6/60 भी अगर आपका है और चश्मा लगाने के बाद अगर 6/6 हो जाता है तो ये सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर एज के हिसाब से भी मिनिमम अगर 25 से अगर अधिक एज है आपकी तो -3.5 है, और अगर औरों के लिए -2.5 है। लेकिन ये परेशान होने की बात नहीं है जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ना वो बस केवल 3-4 पदों के लिए ही है जहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इसके बाद भी आपके मन में इस फॉर्म को लेकर कोई एम्बिग्विटी हो, कोई सवाल हो, या आपको लगता हो कि इस वीडियो में दी गई जानकारी अधूरी है या अस्पष्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब यथाशीघ्र दिया जा सके। धन्यवाद और गुड लक फॉर एग्जामिनेशन।